नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हमारी विशेष पेशकश प्रोग्राम चर्चाए खास लेकर हाजिर मैं रचना सेवक। और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाए खास की शुरुआत हरियाणा चुनावों के आए नतीजों के साथ। सर, हरियाणा में भाजपा ने हैट्रिक लगाते हुए एक बार फिर से सरकार बनाने में सफलता हासिल की है और वहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बन गई है। अब उनकी सरकार बनने के बाद और हार के बाद इंडी गठबंधन के सहयोगी जो हैं वो कांग्रेस पर, और जो कांग्रेस है वो अंदर खाते हुड्डा पिता पुत्र पर दोष लगा रही है, उन्हें निशाने पर ले रही है, उन पर निशाना साधा जा रहा है। तो इन चुनावों के जो परिणाम आए हैं उनके क्या राजनीतिक मायने हैं? देखिए, ये एक ऐतिहासिक परिणाम है। मैं भाजपा की दृष्टि से देखे, क्योंकि इन परिणामों देखे 2024 के लोकसभा चुनाव जब परिणाम आए थे जी, तो उस समय यूपी में जो उसको हार मिली या ओवरऑल 240 सीटों में रुक गई उसको, तो वो एक झटका लगा था। तो लगा था कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जो नीति है वो कमज़ोर पड़ गई है, वो धारा नहीं चल रही। जब मोदी के नाम पे वो सारा मुख्य रूप से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद था, लेकिन जब उसके बाद हरियाणा के जब विधानसभा चुनाव आने थे तो ये एक हरियाणा के बीच में भी एक आवाज़ उठी कि 10 साल की सत्ता विरोधी जो लहर चल रही है, भाजपा जाएगी और कांग्रेस आएगी। लेकिन चुनाव परिणामों ने बता दी कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की नीति अभी कायम है, वो मोदी का चेहरा भी कायम है दिखा। अगर अब दूसरी चीज़ देखें जो आगे, जो आपने भूपेंद्र हुड्डा और इसकी उनके बाप बेटे की बात की है, देखो ये जो चुनाव परिणाम में पहले भाजपा को देखिए, आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव है उनमें अब वो एक पूरी जोश शोर के साथ जाएंगे। जो थोड़ा सा लोकसभा का झटका था, निराशा थी, उससे निकल गए। हाँ, अब उसकी जगह कांग्रेस निराशा वाली स्थिति में आ गई, कांग्रेस को झटका लगा। और झटके का कारण जो आपने, कांग्रेस ने हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान के जो दल ये सामने रखे, ये तीनों जाटों से संबंधित है। जवान भी ज़्यादा जाट कम्युनिटी से जाते हैं, पहलवान भी जाट कम्युनिटी से, किसान भी जाट से ज़्यादा। तो ये तीनों मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन ये तीनों मुद्दों का असर नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप परिणाम देखते हैं तो हरियाणा के तीनों क्षेत्रों से सभी वर्गों के मतलब जाटों के भी, दलितों को भी, ओबीसी के ये मत इनको मिले। मत परिषद 1% का फर्क है, लेकिन भाजपा को 48 मिले, अब 3 निर्दलीय भी साथ होकर 51 मिल गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है भाजपा की दृष्टि से देखे। अब कारण जो आपने बोला भूपेंद्र बाप बेटे पे, हुड्डा पे जो निशाने साधे, उसका कारण यही है कि देखिए, जब भाजपा को लगा कि अब लोकसभा चुनाव में हमें झटका लगा है, तो उन्होंने उस जो लहर 10 साल की सत्ता विरोधी लहर एक चलती है, स्वाभाविक सी चलती है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को बदल दिया। ओबीसी चेहरा नायब सिंह सैनी है, सैनी बरादरी आप बहुत वजह पे है, और फिर दलित और सैनी दोनों ओबीसी मिलके एक बड़ा वर्ग बन जाता है। तो एक तो उन्होंने वो एंटी इनकम्बेंसी को जो आवाज़ थी उसको धीमा कम किया, कमज़ोर किया, ओबीसी और इनको ले गया। दूसरी तरफ जो था कांग्रेस की तरफ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाप बेटे ने ये स्थिति बनाई, जब विनेश फोगाट वापस आई तो वो जो जलसा जुलूस निकाला उसमें वो दोनों बाप बेटा आगे, मतलब भूपेंद्र ही साथ था, सारा जो सारी जो शोभा यात्रा कहूँ, ये यात्रा उनकी जो भी थी, तो वो एक समय के साथ जैसे बीता गया चुनाव परिणाम, मतलब मतदान से पहले कांग्रेस पीछे हट गई, प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा का नाम आगे ज़्यादा बढ़ गया। और भूपेंद्र हुड्डा का जो व्यवहार था, उन्होंने अपने भावी मुख्यमंत्री दर्शाने के लिए सुरजेवाला और शैलजा दोनों को किनारे करने की, काटने की कोशिश की, और शैलजा के प्रति तो टिप्पणियां भी हुई, और उस टिप्पणियों के कारण जो नेतृत्व जो कांग्रेस हाईकमान था उसकी चुप्पी, और भूपेंद्र हुड्डा की चुप्पी, लाइटली लेना उसको। और 10-12 दिन जो वो शैलजा निकले नहीं बाहर, सांसद वो स्क्रीन ही नहीं, तो दलितों के मैसेज चले गया कि अगर लठ मारा गए, अगर जाट आ गए तो ये लठ मारा, जो भाजपा ने प्रेडिक्ट किया कर,
तो उस कारण वो एक अंदर खाते ओबीसी, दलित, स्वर्ण ये सारे इकट्ठे होते हैं, जिसको अभिमान कह लें, अहंकार कह लें, या आप एक ये एक अति विश्वास जैसे होता है, आत्मविश्वास होता है, उन्हें जीतना ही जीतना है। वो इस देश को देख ही नहीं सके कि अंदर खाते क्या चल रहा है, अंडर करंट क्या है, तो वो सारे इकट्ठे हो गए ओवर कॉन्फिडेंस और हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस उसमें जब मार खा गए। तो ये एक चीज, दूसरी इनके साथ एक और चीज समझे, एक तो दूसरी जो हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की मैंने पहले बात करी, वो योगी आदित्यनाथ ने आकर कहा था बटेंगे तो कटेंगे। वो उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की बहुत बुरी स्थिति थी। बांग्लादेश की सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो हिंदू एक सड़कों बुरा हाल था, उनके मंदिर भी, घर भी। कांग्रेस चुप रही, योगी आदित्यनाथ बोल गए। वो भी एक फीलिंग थी कि कांग्रेस की एक तुष्टीकरण की नीति, वहाँ भी मुस्लिम मतदाता को देने के ये उनको तुष्टीकरण की नीति भी चलते हैं, प्राथमिकता उनको देते हैं। तो वो भी एक हिंदुत्व की लहर ने भी एक काम किया कि बांग्लादेश में अगर हिंदू स्थिति में, अगर हम यहाँ पे भी अपने देश में हमारी ये स्थिति बनने की सत्ता चलेगी, क्योंकि यूपी में जब ऊपर केंद्र में अब बेबसी तो नजर आती है मतदाता को भी, एक कोई कानून बनाना जो राष्ट्र में, तब भी केंद्र सरकार मजबूर दिखाई देती है। तो वो भावना कहीं ना कहीं अंदर मतदाता में रही कि यहाँ पे हम बहुमत में हैं, तो हमें ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की नीति को प्राथमिकता देनी चाहिए। बटेंगे कटेंगे, इसी तरह भागवत मोहन भागवत आज संघ वालों ने भी ये बोल दिया। आखिर चुनावी रैली में प्रधानमंत्री भी बोल गए, जब हम बटेंगे तो दूसरे मजे करेंगे, जब पार्टियां करेंगे, इस तरह की भावना थी। तो ये सारे कुल मिला के जो मैं समझता राष्ट्रवाद भी और दलित और स्वर्ण, इनका जो जोड़ तोड़ बना, उसने हरियाणा की राजनीति को एक नया रूप दे दिया। हैट्रिक ऐतिहासिक जीत बन गई। हाँ। जो निशाना आप गठबंधन देखिए, एक बात और भी है, अगर जे आप आदमी पार्टी गठबंधन के मांग रही 5-6 सीटें मांग रही थी, अब हार जो 10 सीटें ऐसी हैं जो 5000 से कम, 32 वोट से एक हारे और 4000 कितने पे, 10 सीटें ऐसी हैं। और अगर आम आदमी पार्टी से एक, अगर टोटल वोट का देखें तो 1% से ज्यादा फर्क नहीं है भाजपा और कांग्रेस में। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से समझौता कर लेती तो 2-3% का वोट तो फर्क बनना था, तो शायद 5-4 सीटें और आ जाती, तो स्थिति कुछ और होती। ये एक अति आत्मविश्वास, अहंकार, जो भी इसको आप कह लें देश, उसका परिणाम अब यह है कि सत्ता तो गई। भूपेंद्र हुड्डा की एक तरह से लास्ट पारी थी, वो भी गई। अब उनका बेटा ही आगे आया है, उनकी तो आज भी साहब की 5 साल के बाद अब लड़ते हैं नहीं लड़ते क्या स्थिति है, वो तो राजनीतिक स्थितियां बदल जाती हैं समय के अनुसार। तो ये एक सबक है, और ये सबक भाजपा को भी समझना चाहिए कि महाराष्ट्र के जाते जाते झारखंड, वो भी अति आत्मविश्वास धरातल के सर पर जुड़ के, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की लहर तो है, लेकिन अति आत्मविश्वास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हरियाणा में हो सकता है तो वहां भी हो सकता है। तो ये दोनों को मतदाता इतना स्पष्ट है, ये एक बधाई देने की बात है, उन्होंने कोई ऐसी रखी नहीं है, अपना संदेश स्पष्ट दिया है। तो हरियाणा में भाजपा का आना भाजपा के लिए एक अच्छी, कहते हैं ऐतिहासिक जीत है, उनको बधाई इसके लिए। आगे प्रोग्राम में चर्चा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की। सर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मार ली है, वहां पर उसने जीत हासिल कर ली है और कांग्रेस उसकी सहयोगी दल रही है। अब नेशनल कांग्रेस ने जनता से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने का वायदा किया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब अनुच्छेद 370 हटाया जा सकता है? देखिए, पहले तो उनकी ये जीत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव की, मैं कह सकता हूँ कि ये जो सर्वे जैसे हरियाणा के गलत निकले हैं, वहाँ पे भी गलत निकले हैं, क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा कही जा रही थी। क्योंकि उस समय अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि जैसे सांसद जो इंजीनियर राशिद है, उनकी पार्टी और निर्दलीय जो अलगाववादी और कट्टरपंथी सारे चुनाव में है, तो ये चुनाव में जो मतदान जो होगा वो बढ़ेगी वोटों आपस में। तो ये भाजपा जैसे पहले थी कि जम्मू में चलेगी, घाटी में कांग्रेस और नेशनल, वो तो बीच में अलगाववादी आएंगे तो त्रिशंकु बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे ये एक बधाई वाली बात है कि 370 हटने के बाद पहली दफा यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 10 साल बाद हो रहे, 2014 के बाद ये चुनाव हो रहे थे, और ये चुनाव में अलगाववादी या कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग थे वो चुनाव लड़ रहे थे, जो पार्टियां बैन थी वो भी चुनाव में थी।
और इस कारण, और फिर उसके बाद बिना किसी बड़ी घटना के, मतलब शांतिमय ढंग से हुआ, और लोगों ने पूरे मतलब उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेशन किया और किसी को डर नहीं था। 1970 के बाद जैसे जनता का राज आया था फर्रुख-अब्दुल्ला, उस समय, तो इस समय फिर एक दफा फर्रुख-अब्दुल्ला परिवार को 2024 में फिर उसी तरह मत मिला। अब इसमें जो और सर अच्छी वोटिंग हुई, 70% तक 70 मतदान गया, 69-70% तक। अब रही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की स्थिति देखिए, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से जहां पे नहीं आदमी खड़े करे, 17 सीटें दी थी, पर जहां पे जीते वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के आदमी नहीं खड़े थे, समझौता था। 5 जीते, 17 में से 5 जीते, जम्मू में से 1 जीती, टोटल 6 जीते। तो कांग्रेस की स्थिति वहां भी, जम्मू कश्मीर में भी कमजोरी, जैसे हरियाणा में झटका लगा, वहां भी झटका लगा। तो अब नेशनल 370 की जो वापसी है, वो देखिए उमर अब्दुल्ला ने जैसे ही जीत हुई, वोट उनको पता चला कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, तो उन्होंने जो प्रेस वार्ता की उसमें उसे ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा देखो 370 बड़ी लड़ाई है, ये हम नहीं लड़ सकते, पूर्ण राज्य का दर्जा मांगेंगे, वो भी प्रस्ताव पास करना तो केंद्र ने है। साथ ही उन्होंने तीसरी बात बोली कि इस समय हमारा जो मकसद है वो राज्य के विकास का है, दिल्ली से टकराव करनी है, हम सहयोग करेंगे अपने राज्य को विकास के लिए। ये एक, मैं समझता हूँ कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन की जो है समय और स्थिति को देखते हुए बयान है। कल को क्या स्थिति बनती है, लेकिन आज के दिन में टकराव की नीति जम्मू कश्मीर नहीं शुरू हुई। यूटी लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे बैठे हैं, उनको विकास चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी अलगाववाद और कट्टरपंथी के कारण विकास धारा रुकी हुई थी। अब लोकतंत्र की बहाली हुई है, पंचायत से लेकर विधानसभा तक सारे आ गए। तो आप ये एक जो चुने हुए प्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि वो राज्य को विकास के रास्ते। एक जो और बड़ा मुद्दा जो आएगा इनके सामने, वो है कि घाटी में भाजपा बिल्कुल क्लीन बाशआउट हो गई, उनको मिला ही नहीं। इसका मतलब मुस्लिम मतदाता उनसे बाहर है। वेराज जम्मू में भाजपा पिछले से ज्यादा बढ़ के आगे आई, भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में उनको सबसे ज्यादा है। तो ये जो घाटी और जम्मू के लोगों में एक आत्म जो विश्वास की कमी है, इनको जोड़ना, इनके राज्य के प्रति जो भूमिका सकारात्मक रहे, ये जनप्रतिनिधियों का फर्ज बनता है, चाहे वो घाटी के हैं चाहे जम्मू के हैं, कि ये क्षेत्र भावनाओं के आधार पर, धर्म के आधार पर ना बटे। जम्मू कश्मीर एक है, इसके विकास के लिए दोनों जो धर्मों के मानने वाले लोग हैं वो इकट्ठे होकर इस राज्य के प्रति सोचें। ये नेता कर सकता है। अगर उन्होंने भावना भड़कानी शुरू की तो ये दरार और बढ़ेगी। इसको समझना चाहिए कि राज्य का विकास तभी होगा जब दोनों कम्युनिटी के आपस में मेल जोल बढ़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बढ़ता तो ये टकराव वाली स्थिति फिर दुर्भाग्यपूर्ण कही जाएगी। तो ये अब चुने हुए प्रतिनिधियों की पहली स्थिति तो कि एक विश्वास की लहर चलाएं, वहाँ पे विश्वास बनाएं। दूसरा, वहाँ पे बुनियादी ढांचा जो है वो विकास के लिए जरूरी है। तीसरा, बेरोजगारी है, नशे है, नशों के विरुद्ध वो भी अभियान करें, क्योंकि अब कट्टरपंथियों की भी ये होगी कोशिश कि इसको नई सरकार को गिराना या इसको पतन करना, तो वो कोई ना कोई हिंसात्मक घटनाएं करेंगी। तो जो ये नई सरकार बनने जा रही है, इनको ये दो चीज़ों पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कट्टरपंथी या अलगाववादी वादों को दबाना, उनका मुकाबला करना, उसके लिए सेना को भी चाहिए, सीआरपी चाहिए, स्थानीय पुलिस भी चाहिए, इनमें कोऑर्डिनेशन बने। और ये जो घाटी और जम्मू के क्षेत्र के लोगों का विश्वास है, इसको बहाली करना, तभी विकास के रास्ते पे जाएंगे। अभी तक तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी देर बाद लोकतंत्र की बहाली वहाँ पे हुई है, तो ये एक अपने अपने देश और दुनिया को बड़ा मैसेज है, संदेश है, और इसके जो भी परिणाम आए उसको स्वीकार करके देश को आगे बढ़ना चाहिए। और केंद्र सरकार को भी ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पे टकराव की बजाय उनको सहयोग दे, उस वहाँ पे जो गरीबी है या बेरोजगारी है उसको ख़त्म करने के लिए जो चाहिए उसको सहयोग करे, तभी बात बनेगी। अनुच्छेद 370 बहाल 370 हो ही नहीं सकती। वो तो सोचने की जरूरत नहीं उसके, वो तो उसको तो संभव ही नहीं ना करेगा ना। देश नहीं चाहता 370 कैसे हो सकती, हो ही नहीं सकती। वो तो ऐसे एक टेम्पररी उस समय बनी थी, जवाहरलाल नेहरू बना गया, इतनी देर चल गई वो, जबकि बनी थोड़े समय के लिए थी, आगे पॉलिटिकली उसको मिला 370 का। तो मतलब सोचना ही अपने गलत है। उस दिशा में जाएंगे तो टकराव बढ़ेगा। उस दिशा में अगर सरकार यहाँ वहाँ के लोग चले तो फिर इसका मतलब कि वो अपने
आत्मघाती राह पे है, अपना पतन खुद अपना करेंगे। पता अपने पैर पर आप उखाड़ी कुल्हाड़ी मारेंगे ना। मारेंगे, उनको बिल्कुल। विकास चाहिए, विकास की तरफ जाए, ना कि इस तरफ जाए। वो अमूल जरा क्लियर है, उसमें 370 अभी लंबी लड़ाई है, तो उसको सोच जब तक केंद्र में सरकार नहीं बननी किसी की, बिल्कुल तब तक हो नहीं सकता। उसमें भी मेजोरिटी चाहिए, 2/3 के 3/4 तभी होगा। तो ये पॉसिबल संभव ही नहीं है। तो इस दफा जितना जाएंगे वो नुकसानदेह पार्टी के लिए भी है, प्रदेश के लिए भी है, और मैं कहता कुछ सीमा तक देश के लिए भी नुकसान होगा। वहाँ तनाव, वहाँ का तो एक प्रदेश अपंग वाली स्थिति पे बन जाए तो देश के लिए भी भारी पड़ता है। तो ये 370 तो ख्वाब में भी नहीं सोचना चाहिए, मेरा ये कहना। आगे प्रोग्राम चर्चाए खास में चर्चा करेंगे स्वर्गीय रतन टाटा की। सर, अपने कारोबार के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के लिए लोकप्रिय रतन टाटा के निधन से पूरा देश स्तब्ध है, और रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। तो क्या ये रतन टाटा को सच्ची श्रद्धांजलि? देखिए, सच्ची श्रद्धांजलि तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने प्रस्ताव पास किया विधानसभा ने, तो रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने का। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो लोगों ने दी है, जो अखबारों में देखे, भारत का रतन टाटा, ये अपने आप में पूरा ये किसी पद से बड़ी चीज है, उसको मान्यता देना उसका। देखिए, जन्म और मृत्यु जो है इंसान के हाथ नहीं है, लेकिन इसके बीच की जो जीवन यात्रा हम जिसको कहते हैं वो इंसान के हाथ में। कुछ हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं कि पीछे से जो कर्म है वो, कुछ वर्तमान के कर्म। तो वो जो रतन टाटा के कर्म थे, उन कर्मों का जो उसकी छवि बनी, व्यक्तित्व की छवि बनी रतन टाटा की, वो अपने आप में भारत के रतन कहलाने शुरू हो गए। अब वो किसी की ठप्पे की जरूरत नहीं है। जब जनता बोल रही है तो रतन है, कोई दे या ना दे वो एक अलग बात है। देखिए, उनके लाखों अरबों करोड़ों के बिजनेस थे, धनाढ़ थे, मतलब सब कुछ था। लेकिन अगर आप देखें, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री या और जितने भी उद्योगपति बड़े हैं हमारे, या जनसाधारण से भी लेकर, उन्होंने किसी ने भी उनके ध्येयों की अचीवमेंट को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जो उनके चरित्र और व्यक्तित्व को। बिल्कुल। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कमाई इंसान की है। पैसा या भौतिक सुख सुविधा एक अलग जगह है, पैसा साथ नहीं जाने वाला। हमारे चनक्षेत्र में लिखा गया है कि जो शरीर है, देह जो है, ये नाशवान है, बिल्कुल, पर जिस इंसान के यश और कीर्ति कायम है, वो यश रूपी देह जो है हमेशा अमर रहती है। जिस इंसान के पास यश और कीर्ति रूपी देह है वो हमेशा अमर रहता है। रतन टाटा का शरीर क्या है, लेकिन उसकी यश और कीर्ति तो सदियों रहेगी। उस इंसान ने जो परमार्थ के काम किए, उसका एक गरीब कर्मचारी भी, अमीर सहयोगी भी, राजनीतिज्ञ भी, उसके साथ जिसने भी 2 पल जिए हैं या बीते हैं या गुजरे हैं, उसने उसके वो मानवीय पक्ष की इतनी तारीफ की है। उनके जो अखबारों में सुनने में आया, जब लिखने पढ़ने में आया, उसमें ये है कि जिस किसी गरीब की लड़की ने फोन किया, किसी कर्मचारी ने फोन किया कि मुझे ये परेशानी है, ये इवन अगर आप कोविड में देखें तब भी उन्होंने किया, अगर एयर इंडिया क्राइसिस में आई थी तब भी उन्होंने किया। और ये मैं समझता हूँ कि कैसे रतन टाटा ऐसे थे, जब अडानी अंबानी की बात हम करते हैं, आप बिरला बदले, पर एक बात समझें कि ये एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने दुनिया के 35 देशों में अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की और अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड किया। बाकी अडानी अंबानी अभी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, अमीर बेशक इनसे ज्यादा होंगे, लेकिन उनकी जो बाहर देशों में 35 देशों में किसी की कोई कंपनियां नहीं है जिन्हें इन्होंने। और सबसे बड़ा बात यह है कि इन्होंने छोटा रास्ता नहीं अपनाया, पैसा नहीं, इन्होंने मोरालिटी को प्रेफरेंस दिया, प्रिंसिपल्स को लाइफ में प्रेफरेंस दी। मोरालिटी और प्रिंसिपल्स को लेके इन्होंने अपने जीवन की यात्रा जो निकाली, उसके कारण की जो छवि बनी वो हर को प्रभावित करती गई। जो भी इनके पास आया गुजरा उसने हर को। और ये खुद देखो, धर्म की एक परिभाषा है, परमार्थी धर्म है। तो इनका धर्म बेशक पारसी थे, जब कुछ पर इन्होंने परमार्थ को प्राथमिकता दी, और विशेष रूप से इनके जो कुत्तों के प्रति, डॉग के प्रति जो इनकी भावना थी, इन्होंने अपने जो हेड ऑफिस है उसमें लवार से जो कुत्ते हैं उनके लिए भी जोन बना दिया। बचपन से लेकर आज तक उनके साथ डॉग हमेशा रहा, और इनकी अतिथि के साथ भी उनका जो गोवा में जो उन्होंने एक स्ट्रीट डॉग को पाला और उसी को ले गया,
और ये भी कहते हैं कि उनको जब इंग्लैंड में मान सम्मान मिलना था वहाँ से तो गए नहीं, मेरा डॉग बीमार है। तो उनका ये मानवीय पक्ष, दूसरों के दर्द को समझना, तो ताज होटल के बारे के जब हुआ था बिल्कुल सर, तो उस समय भी ये इन्वॉल्व रहे। और बीच ये भी हमारा है कि जब इनको ताज होटल को इन्होंने रेनोवेट कराना था तो 2 पाकिस्तान कंपनियों के भी आए थे, भी इंटरनेशनल देते हैं टेंडर, तो आया तो उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान वालों से तो कराना ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान वाले तो यही काम करते हैं, इनसे कराना नहीं। ये अंदर एक राष्ट्र भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम, जन साधारण के प्रति प्रेम, ये असली कमाई है। ये हम सब लोगों को, चाहे कोई किसी भी जगह बैठा है, उसको ये समझना पड़ेगा कि जो भौतिक धन दंता है वो साथ नहीं जाने वाला, साथ जाने वाला आपका कर्म, आपकी ये यश कीर्ति, ये है जो कर्म ही आपके साथ जाना, बाकी तो यहीं पे रह जाना। वो लाखों अरबों छोड़ के ट्रस्ट बना के उनके साथ तो नहीं गया, लेकिन ये जो चीज है उनके कर्म है, ये जो देखो ये जीवन यात्रा हम कहते हैं, जो रेल हवाई जहाज तो पैसे की यात्रा है, जो आपकी जीवन यात्रा वो आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आपको क्या मिलना है। आपका आचरण ठीक है, आपके चरित्र ठीक है, तो आपको इस संसार में सुख मिलता है, अगले में भी सुख मिलेगा। आगे जहाँ भी, जो हम हिंदुत्व धर्म के हिसाब से होते हैं आगे भी जन्म है, तो वो यहाँ भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा, क्योंकि ये अथर्ववेद कहा गया कि जिसका आचरण अच्छा उसको यहाँ भी आगे भी हर जगह उसको सब कुछ मिलता है, क्या नहीं मिल सकता उसको। तो इनका जो अपनी पर्सनालिटी थी, अपना करैक्टर था, जो अपना दूरदर्शिता थी, जो भी एक मानवीय पक्ष था इनका, जो ह्यूमैनिटेरियन साइड थी बहुत स्ट्रांग थी। तो मैं समझता हूँ कि इस महापुरुष ने जो छाप छोड़ी है उससे सीखना चाहिए। यही मैं समझता हूँ कि उसके प्रति देश और दुनिया की सच्ची श्रद्धांजलि है कि आप जहाँ भी बैठे अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहें, अपने सहयोगियों के प्रति ईमानदार रहें। किसी की गला काट के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो आगे बढ़ना नहीं है। आगे बढ़ना तो रतन टाटा की तरह आगे बढ़े, सिद्धांतों को लेकर, नैतिकता को लेकर, और अपने साथ लोगों को किसी को ये साथ ना कहा कि मैं बहुत अमीर हूँ। जिनकी उनकी जिंदगी थी सादगी, और सादगी जो है वो ही आपको सरलता की तरफ ले जाती है, वो अध्यात्म की तरफ आपको ले जाती है। जब वो दिखावे में जाते हैं तो वो दुनिया जो है वो फिर एक मुखौटे वाली दुनिया बन जाती है। उसमें हर समय तनाव रहता है, और तनाव रहेगा तो आपका जो सुकून है वो देखता, वो सुकून भरी जिंदगी दी है। बेशक तनाव उनको भी जिंदगी में आएगा, लेकिन उनका जो अपना किरदार था वो उन्होंने उससे संभाला कि वो सबको फेस कर सके। तो मैं समझता कि ये एक संदेश है देश और दुनिया के लिए कि उसकी तरह जीवन जिए। भौतिक सुख सुविधा तो ठीक है, पर अपना सिद्धांत और कर्म परमात्मा को याद करके करें। परमार्थ के राह पे जितना उन्होंने दान किया वो भी अपने अपने एक मिसाल है। ये सारी चीजें सीखने की है। कोई भी छोटा बड़ा पैसा ये नहीं, किसी ने 10 रुपए दिए, एक भावना है। बिल्कुल, आप 10 भी दे सकते हैं, 100 भी, जितना जिसको जो अफोर्ड करता है। आप किसी के पैसा नहीं भी दे सकते, प्यार का हाथ रखते हैं, उस आशीर्वाद देते हैं, उसका दुख सुनते हैं, ये भी अपने अपने परमात्मा के रास्ता है। तो ये सीखने वाली बात है। दूर दूर से लोग उनके दाह संस्कार पे पहुंचे, जो उन्हें नहीं भी जानते थे वो भी पहुंचे, सारे देश दुनिया जो किसी देखा भी नहीं, देखा उसको पढ़ के भी नहीं था। आज तक हमने देखा नहीं, मिला नहीं, पर एक उनकी जो सामने पढ़ने को मिली जीवन यात्रा उनकी देखी, उस आदमी प्रेरणा ले सकता, जिसे नहीं लेनी है, जिसे नहीं लेनी तो वो अलग बात है। लेकिन उनका हर समय जो निर्णय लेना, काम करने का ढंग, सोचने का ढंग, जीवन जीने का ढंग, ये प्रेरणादायक है, इसे लेना चाहिए। और यही सच्ची श्रद्धांजलि उस आदमी के प्रति। वो रतन, भारत रत्न मिले या ना मिले, वो रतन अपने अपने रतन है। आगे प्रोग्राम में बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर मचे बवाल पर। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर बवाल मच गया। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उपराज्यपाल के कहने पर पीडब्ल्यूडी ने आतिशी का सामान बाहर निकाल दिया और आवास को सील कर दिया, और भाजपा ने ये कहा कि आतिशी ने बंगले पर अवैध कब्जा किया हुआ था। तो आप इस सारे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? हालांकि आतिशी को बंगला वापस दे दिया गया है। हाँ, मैं समझता हूँ बंगला वापस देना दे रहा है, दुरुस्त वाली बात है। ये एक बड़ी एक अजीब सी स्थिति है, क्योंकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री का टकराव पिछले 10 साल से चला आ रहा है। देखो, ये भी एक टकराव वाली स्थिति है। तो जब केजरीवाल जी ने अपना बंगला छोड़ा तो उनको एक थी कि नए मुख्यमंत्री आतिशी इसको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों के दिमाग में था, आतिशी के भी कि ये जल्दी से जल्दी जितनी आ जाए, क्योंकि कल को राज्यपाल को उपराज्यपाल कोई बाधा ना क्रिएट कर दे। हुआ वही जो वो सोचते थे। अच्छा, मुख्यमंत्री की सामान आया, उन्हें बाहर निकाल दिया।
अब ये सिर्फ अविश्वास की भावना एक दूसरे के प्रति है। मैं समझता हूँ कि दोनों संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री भी और उपराज्यपाल भी। मुख्यमंत्री आतिशी की वजह थी कि मैं जल्दी जाऊं, पर उन्होंने ये ख्याल करना चाहिए था कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की तकनीकी रिक्वायरमेंट्स होती है। जब एक कोठी अफसर अधिकारी भी यहाँ पे छोड़ते हैं तो वो लिस्ट बनती है कि ये चीज़ें पहले थी, अब उस स्थिति की क्या स्थिति है, कोई बनने वाली, ठीक होने वाली है, या कोई ले गया या तोड़ गए, वो लिस्ट बनती है, सूची बनती है। जो नया अधिकारी आता है उसको वो सूची करके साइन कराते हैं, ये सामान सरकारी है, आपके पास पड़ा है। आतिशी ने वो कार्रवाई पूरी नहीं की, जबकि मुख्यमंत्री बतौर वो एक सीमा तक पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जवाब देते आतिशी को, मुख्यमंत्री को ही है। उनको चाहिए था कि 2 दिन इंतजार करते, पीडब्ल्यू भी अपनी रिपोर्ट दे देता, पर हुआ क्या कि उन्होंने बाहर निकाल के सील कर दिया। वो चीज एक के ऊपर नैले पे दला, जैसे हम कह देते हैं, हाईलाइट हो गई ना, वो उपराज्यपाल को भी ये कदम नहीं उठाना चाहिए था मेरे हिसाब से। नोटिस दे देते, सील करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर एक ने आशंका जताई या उसके मन में थी, दूसरे ने कर दी तो वो पूरी हो गई। अब उपराज्यपाल भी ये भी कह सकते थे, अल्टीमेटली मकान तो देना ही है। वो मुख्यमंत्री कमेटी कैबिनेट पास करे तो वो रोक तो सकते नहीं, फिर वो झगड़े वाली बात है ना, टेक्निकली रुक नहीं सकती। वो कैबिनेट पास करके अलॉट ये कर दिया, या मुख्यमंत्री ने करना। अब उन्होंने किया, इन्होंने किया, दोनों ने अपनी अपनी स्थिति आशंका, जो उनको आशंका थी वो भी जो उनको थी, दोनों ने हो गए। अब बेहतर ये हो गया कि इससे पहले कि राजनीति करने बढ़े, जैसे भाजपा ने बोला, आप आदमी बोर्ड ने बोला, तो राज्यपाल उपराज्यपाल ने अपने आप ही वापसी दे दी भी, पीडब्ल्यू की टेक्निकलिटीज पूरी हो गई है, अब आप ले लो। ये पहले दिन भी हो सकता था, अंतर खाते भी हो सकता था, भी आ गए ग्रेसफुली आ गए तो आ गए, बैठने दो। तो ये एक बदमजगी वाली स्थिति राजनीति के गिरते स्तर की है। देखिए, मैं जो मुख्यमंत्री आते हैं दिल्ली, उनको मैं कहता हूँ अमर अब्दुल्ला, देखो टकराव भाजपा से बहुत लंबा होगा, सेंटर से रहा, पर उनके जिस दिन उन्होंने पता चला कि हम मेजॉरिटी में, तो उन्होंने पहले कहा कि हम 370 पूर्ण राज्य का दर्जा पास कर सकते हैं, करा नहीं सकते। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 370 की लड़ाई लंबी है, हम लड़ नहीं सकते। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हमें टकराव नहीं करना, विकास करना है। आज पिछले 10 साल में दिल्ली की राजनीति या प्रदेश की राजनीति में अब टकराव वाली स्थिति आम आदमी पार्टी को छोड़नी पड़ेगी। पंजाब में मैं समझता हूँ टकराव वाली पॉलिसी छोड़े, दिल्ली में भी छोड़े। जनता का, प्रदेश का विकास किस तरह हो रहा है वो सोचे। प्राथमिकता जनता का विकास होना चाहिए। केंद्र से टकराव का कोई लाभ नहीं इस समय। 5 साल अगर क्या करेंगे? अब दिल्ली तो पूरी दिल्ली केंद्र सरकार पे डिपेंडेंट है, पंजाब भी आर्थिक पोजीशन जो है वो दिल्ली से डिपेंडेंट है। अगर आप दोनों प्रदेशों में केंद्र से टकराव करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने जिसके कहने में अहंकार कह लें या अपनी एक नीति के, वो गलत नीति हो जाएगी, पतन की तरफ। आपको जनता का और प्रदेश का हित पहले रखना है, अपना हित पीछे रखना चाहिए। अब 10 सालों में क्योंकि एक स्थिति थी, आप कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़े, कोई मुद्दे उठे, आपको लोगों ने साथ दिया, लोगों ने आपको सत्ता दी। अब सत्ता मिलने के बाद आपका लोगों के प्रति क्या फर्ज है, ये सोचने की स्थिति। आप मकान की जो राज्यपाल है तो उसको समझ लग गई भाई ये गलत है कदम, उसके हित में नहीं है, उसके मर्यादा के जो पद की मर्यादा उसके अनुसार नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को आत्मचिंतन करके वापस कर लिया। ये उनके एक मैं शाबाश वाली बात है, भी चलो उन्होंने ठीक किया, नहीं तो 2 महीने और भी लड़ाई कर सकते थे, तो बदनामी उनकी होती। पर उन्होंने आत्मचिंतन किया, अपना कदम वापस ले लिया। इसी तरह आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी, दिल्ली में भी, दिल्ली इन पर्टिकुलर भी हुआ, तो अब फरवरी में तो चुनाव भी आ जाने हैं। तो जितना अपने एक छवि को पॉजिटिव लेके जाए कि हम जनता के लिए ने, अपने हित को नहीं है। केजरीवाल ने अल्टीमेटली मकान छोड़ा ना, उसी पे उंगली उठती, उन्होंने मैं छोड़ दिया, खत्म हुई बात। तो इसी तरह जो मुद्दे टकराव वाले हैं उनको छोड़ के जनता के हित के मुद्दे लेके आए, तो उसी में मैं समझता हूँ आम आदमी बेहतर निकलेगा। ये तो मकान का मुद्दा था, छोटा था, ये स्तर ही गिर गया राजनीति का, मैं ये कह सकता हूँ। इसमें दुख वाली बात थी, तो वो ठीक हो गया, तो अब सुकून कह रहे हैं चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए वाली। तो आज प्रोग्राम चर्चा खास में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।